बोलते हैं ना कि जब सर से ऊपर आ जाता है तो मजबूरी हो जाती है। अब पानी मेरे भी यहाँ तक आ गया, उस जवान के भी यहाँ गया, हो सकता है अब लास्ट में मेरे को वही हथियार अपनाने पड़ेंगे। एक बार फिर कहता हूँ, आज कल उनके सीओ साहब नहीं थे, या तो सीओ साहब समझ जाएं। और किसी के साथ इतनी जाति दुश्मनी जब आपके कोई हवलदार एनसीओ जो भी तैयार हैं, अरे कम से कम तुम कहते हो कि ठीक है वॉलंटियर है तो वॉलंटियर को ले लो, किसी मजबूर को तो मजबूर मत करो। जो सीओ साहब भाषा बोलते हैं ना कि 50-60 हज़ार मिल रहे हैं, तुम 10वीं बारी पास आकर तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कौन सी पास करके आ रहे हो? आप लोगों ने कौन से कद्दू में तीर मारे? वही +2 करने के बाद आप भी एनडीए में जाते हो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन कर लेते हो, तो वही 50% जवान ग्रेजुएशन है। लेकिन ये तो तकदीर और किस्मत ऐसी है कि उन्हें जवान या सिपाही में आना पड़ा, और तो उसका सुधार नहीं होगा। मजबूत रहोगे। जैसे मैंने वहाँ लड़ाई लड़ी, 7 दिन बड़ा पैक झेला, सब कुछ झेला, उसके बाद मैंने बोला कि नहीं जाऊँगा तो नहीं जाऊँगा। मेरे बाद 3 लोग जिन्होंने मना किया कि भाई ये नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं जाऊँगा। हम तीनों, तो इस मामले में मेरी रेजिमेंट को और मेरे अधिकारियों को ऐसा मानता हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे जो नौकरी करने के लायक भी नहीं थे। ये नहीं कि सारे अफसर खराब होते हैं, वार्स में जेसीओ में भी ऐसे गए गुजरे लोग होते हैं जो नौकरी करने के लायक नहीं होते, लेकिन उन लोगों को भी नौकरी करा दी। एक अलग किस्सा होगा, इसके लिए मैं अलग बताऊंगा आपको। लेकिन कहीं जैसे इस जवान के साथ किया जा रहा है, कहीं गधे भी होते हैं अफसर, वो नहीं देखते कि इस जवान का क्या हो जाएगा या जवान मर जाएगा। जैसे राजस्थान सीटीसी में आपको याद होगा एक लड़का प्रभुदयाल, जिसने अपने आप को टाक दिया था सिस्टम से तंग आकर। और फिर हमारा जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जैसा कि मैंने कल बताया था कि एक सीओ एक जवान को इतना परेशान कर रहा है कि अगर तू बड्डी नहीं जाएगा, सहायक नहीं जाएगा, तो तेरे को घर भेजूंगा। कल उसे एप्लीकेशन लिखने के लिए मांगी गई थी। हालांकि कल सीओ साहब कहीं चले गए और उसके कंपनी कमांडर ने जवान को ऑफिस में बुलाकर गालियां दी है और बोला कि जब तेरे को समय दिया था तो तूने एप्लीकेशन क्यों नहीं दी। जवान बोला साहब मैं लिखूंगा। जवान ने अपने बाकी बोला कैसे लिखनी है, तो बोला कलर के स्टाफ से जाओ। तो कलर के स्टाफ के पास भी गया है। अब कुछ लोग समझदार भी होते हैं, जो कलर के स्टाफ ने उसे कहा कि यार लिख के मत दे देना, नहीं तो ये तेरे को फंसा के घर भेज देंगे। इसलिए वो जवान मजबूर हो गया। जवान ने अपने सूबेदार मेजर और अपने कंपनी सूबेदार को बताया कि साहब मेरे को बचाओ, मैं जब फौज की बाकी सारी की सारी ड्यूटियां कर रहा हूँ, मैं बीपीटी पीपीटी सब में एक्सीलेंट हूँ, मैं मेरे ट्रेड में भी माहिर हूँ, सबसे अच्छा वर्क करता हूँ, तो फिर आप मेरे को क्यों भेज रहे हैं। और यहाँ तक कि जवान ने बोला कि जब बहुत से ऐसे हैं जो हवलदार तक बन गए और उनको आज कुछ भी नहीं आता, जो शुरू से ही सहायकी कर रहे हैं, वो वॉलंटियर है, अभी भी जाने के लिए तैयार है, उनको क्यों नहीं भेज देते, मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो। तो वो बोलते हैं कि सीओ साहब ने बोला कि आज एक ने मना किया है, कल दूसरा मना करेगा, अब इसको किसी भी तरह चाहे सड़कों साम दाम दंड इसको करना है और इसको भेजना है सहायक, मतलब इसको मजबूर करना है। तो मैं तो मानता हूं कि पहले उन लोगों की गलती है जो रैंक के लिए ये घटिया काम करते रहे, पूट पुलिस मैडमों की कच्छी तक धोई, जिन्होंने जैसे एक वीडियो आया था ना कि मेजर साहब ने कच्छा उतार के दे दिया कि अंडरवियर धो। किसी के बच्चे की पोटी साहब की मैडम किट्टी पार्टी में घूम रहे हैं, बच्चे खिला रहे हैं। तो वो कुछ एक लोग जिनका जमीर मर चुका, उन्होंने तो कर लिया, लेकिन जिसका जमीर जिंदा है उसका क्या हो। वो बोलता है सर साहब, सूबेदार मेजर और सूबेदार साहब ये कहते हैं कि यार क्या फर्क पड़ता है, बाकी लोग भी तो कर रहे हैं, हमने भी किए, कर ले, क्या हो जाता है। तो ये तो मैंने एक दिन डायलॉग मारा था कि हमने मरवाई तू भी मरवा ले, क्योंकि तेरे को भी सूबेदार मेजर ही मिल जाएगी, ओनली कैप्टन मिल जाएगी। इस बात से हमारे बहुत से अहदेदार नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन मैं खुला कह सकता हूं कि इंडियन आर्मी में ये नहीं कहता कि भाई सारे के सारे रैंक इसी में लगा खाते हैं, लेकिन कम से कम 30% लोग, ये मैं कमी रेशो बता रहा हूं, लेकिन आप किसी भी रिटायर्ड सैनिक से चाहे ऑन ड्यूटी से पूछे ना, 30% लोग इसी चमचागिरी और इसी सेवादारी में और दूसरे की नौकरी खड्डे में गिरा के उसके कंधे पे पांव रख कर रैंक लेके आते हैं। और 70% मैं मानता हूं कि ग्राउंड में मेहनत कर लेते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ अपनी मेहनत लेते हैं, दूसरे ऐसे मजबूरी का साथ वो लोग भी नहीं देते, क्योंकि फौज का सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है।
और दूसरी तरफ वो अफसर रैंक वो इतना एक हो जाता है एक दूसरे के लिए कि किसी भी तरह बस दबा कर रखो। जैसे पहले अंग्रेज या बोलते ना अत्याचार अन्याय होते थे गरीबों पर, उस पर दबा के कि अगर एक आवाज़ उठाएगा तो दूसरा भी उठाएगा। तो वही अंग्रेजों की नीति आज भी इंडिया में चल रही है। एक भाई साहब ने कमेंट्स किया था कि ये तो पूरे विश्व में चल रहा है, बंद नहीं होगा। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि अंग्रेजों के कितने देश गुलाम थे, सब जगह सिस्टम था। अंग्रेज अपने आप को राजा मानते थे और बाकी सैनिकों को, उनके सैनिकों को नहीं, बाकी सैनिकों से काम करवाते थे। लेकिन आज हर देश में, सभी देशों में, यहाँ तक कि ब्रिटिश आर्मी के अंदर भी, मेरा एक गुजरात का बंदा है जो ब्रिटिश आर्मी में आज एक बड़े अधिकारी के पद पे, वो कहता है कि हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है। और मैं इंडियन आर्मी में लिखित में दे सकता हूँ, गुजरात का है, और वो यहाँ गुजरात का एक सूबेदार का लड़का है जो आज वहाँ बड़े अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात है, जो कहता है कि यहाँ ये सिस्टम नहीं है। यहाँ आप इसके बाद गाड़ी भी खुद ले जाओ, घर के काम भी खुद होते हैं, और यहाँ हमारे तो बिल्कुल ऐसे वीआईपी राजा है जो खुद भी गाड़ी में, बच्चे मैडम भी गाड़ियों में घूम रहे हैं, और घर जाने के वहाँ पोटी बहन जो ये तो बोलते हैं ना, टॉयलेट में वो पिचकारी लगी है, नहीं तो लेटरिन भी साफ कर रहे हैं। इतना स्तर गिरा हुआ है आर्मी का, और ये देश इस बारे में क्यों नहीं सोचता? ये सरकार इतनी घटिया, या तो सरकार घटिया है या फिर मोदी जी तक ये बातें पहुंच रही नहीं है। आप नाम बदल रहे हो कि हम सेना में ये कर देंगे, ये नाम चेंज कर दो। रोडों के नाम चेंज करने से अंग्रेजी नीति चली जाएगी क्या? जब तक आप अपने प्रशासनिक अधिकारी या इन अधिकारियों को नहीं बदलोगे, तब तक मोदी जी ये कल्चर खत्म नहीं होगा। लाल बत्ती नहीं, दिल में बत्ती जलेगी ना जिस दिन, कि हाँ भाई मैं भी इसी पब्लिक के बीच का हूं, तब ये नेता और ये अधिकारी सुधरेंगे। क्योंकि कुछ दिन पहले आप ही के एक केंद्रीय मंत्री के सचिव ने एक फौजी को बोला है इतनी अभद्रता से, उसका वीडियो में इसी चैनल में डाला हूं। अब मैं एक ऐसी मुसीबत में, मैं हालांकि उस जवान से कह रहा हूं कि यार तू मेरे को कंपनी कमांडर का नंबर दे या सीओ का नंबर दे, मैं बात करूं। और मैंने ऐसे हजारों जवानों की समस्याएं खत्म की है ये बात करके। लेकिन वो जवान कह रहा है कि सर मैंने किसी से बात की थी, मैंने घर वालों से बात की, घर वाले कहते हैं कि मैं जो तेरे को क्या हो रहा है, जब बाकी लोग कर रहे हैं तो तू ही क्यों धुरंधर बढ़ रहा है, तू भी कर ले। घर वाले ये कहते हैं, एसएम साहब से कहीं घर वालों की बात कराई होगी, एसएम साहब ने गाइड कर दिया यार हम लोग भी किए हैं, हम आज एसएम बन रखे हैं, ये करेगा तो अच्छा रैंक लेगा, टाइम से छुट्टी मिलेगी, वेलफेयर मिलेगा, समझाओ अपने बच्चे को। मतलब वो ऐसे गाइड कर रहे हैं। अब वो बोलता है सर मैं क्या करूं, किसी से बात की, हालांकि किसी ने कहा कि भाई रविंद्र फौजी को नंबर दे दे, तेरा मामला सेट कर देगा। लेकिन वो कहते हैं कि दूसरी तरफ कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आज तेरा मामला सेट हो जाएगा, लेकिन एक अफसर है उनका जो कह रहा है कि आज तो तेरा मामला सेट करा देगा रविंद्र फौजी, लेकिन यहाँ तूने 15 साल नौकरी जो करेगा ना, तेरा जीना हराम कर देंगे। अब वो जवान कसम में है कि सर मैं क्या करूं, बड़ी मुसीबत में फंस गया। कल उस जवान का मेरे पास रिकॉर्डिंग रखी हुई है, उसकी आंखों में मतलब आंसू, रो रहा था, आंसू ऐसे टपक रहे थे कि सर क्या करूं, मैं तो सोच रहा हूं कि मर ही जाऊं। मैंने कहा कि बहादुर जवान है तू, यहाँ तक लड़ सकता है, तो तूने ये मरने वाली बात नहीं सोचनी है। मैंने उसको मेरी बात बताई कि सैम यही हालत है। जब मैं अपनी ट्रेनिंग पूरी करके रेजिमेंट में पहुंचा था, मेरे को करीबन 8 या 9 महीने हुए थे, तो मेरे को भी सैम इसी तरह बोला गया था कि जा। मेरे गले में टायर डाल दिया गया था, बड़ा पैक लगा दिया गया था, मेरे को 7 दिनों तक इस तरह मेरे कोहनी कंधे में तक खून आ गया था, आंखों में आंसू टपकते थे, लेकिन मैं झुका नहीं। मैंने इसको यही कहा कि अगर पंगा लेना है तो भाई साहब मजबूत रहना है, मजबूत दिल और दिमाग, झुकोगे नहीं तो कोई नहीं। हाँ मुझे पता है कि जो पंगा ले लेगा फिर वो रैंक नहीं मिलेगा उसको, जिंदगी भर उसको टॉर्चर करेंगे, कभी छुट्टी के नाम पे दबाएंगे, जो हमारे साथ भी हुआ। लेकिन सभी खराब नहीं होते, कुछ एक अच्छे अधिकारी हैं, कुछ एक अच्छे एनशोज भी हैं, कुछ अच्छे जेशोज भी हैं जो कहीं ना कहीं तुम्हारा बाद में साथ भी देंगे। और जो घटिया मानसिकता वाले अफसर हैं जो यही करके रखेंगे कि हाँ इसको टारगेट बनाकर रखना है, तो फिर तो नौकरी तो मुश्किल होगी लेकिन तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। बाकी अगर तूने गलत कदम उठा दिया आज, तो दोस्त तेरे घर वाले भी पछताएंगे, और फिर आर्मी में ये और तानाशाह बढ़ जाएंगे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक लेटर बना के दे देंगे, घरेलू समस्या दिखा देंगे और भेज देंगे तेरे को ऐसे कैसे बिना तिरंगे, और फिर तेरे घर वाले रोकते रहेंगे। तो ये कदम नहीं उठाना, मजबूत रहे। मैं फिर कह रहा हूँ, हर एक चीज़ मेरे पास प्रूफ वगैरह सब कुछ इकट्ठे हैं, उन लोगों को एक्सपोज में जरूर कर दूंगा अगर उस जवान को कुछ हो गया तो। अब मेरी मजबूरी है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ तो उसको
मेरे पास आर्मी हेडक्वार्टर तक के बड़े बड़े अधिकारियों तक के नंबर है, मैं चुटकियों में भेज सकता हूँ सारी समस्या उनके पास। बहुत से लोग कहते हैं नाम बता दो, इसीलिए मैं नाम नहीं बताता कि समस्या आज तो मिट जाएगी लेकिन बाद में इसको तंग करेंगे। पानी बोलते हैं ना कि जब सर से ऊपर आ जाता है तो मजबूरी हो जाती है। पानी मेरे भी यहाँ तक आ गया, उस जवान के भी यहाँ गया, हो सकता है लास्ट में मेरे को वही हथियार अपनाने पड़ेंगे। एक बार फिर कहता हूँ, आज कल उनके सीओ साहब नहीं थे, या तो सीओ साहब समझ जाएं और किसी के साथ इतनी जाति दुश्मनी, जब आपके कोई हवलदार एनसीओ जो भी तैयार हैं, अरे कम से कम तुम कहते हो कि ठीक है वॉलंटियर है तो वॉलंटियर को ले लो, किसी मजबूर को तो मजबूर मत करो। जो सीओ साहब भाषा बोलते हैं ना कि 50-60 हज़ार मिल रहे हैं, तुम 10वीं बारी पास आकर तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कौन सी पास करके आ रहे हो? आप लोगों ने कौन से कद्दू में तीर मारे? वही +2 करने के बाद आप भी एनडीए में जाते हो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन कर लेते हो, तो वही 50% जवान ग्रेजुएशन है। लेकिन ये तो तकदीर और किस्मत ऐसी है कि उन्हें जवान ये सिपाही में आना पड़ा और तुम वहाँ लेफ्टिनेंट में। जैसा कि मैं बता रहा था, मैं गया था, मेरे साथ वैसे गया था उस समय, एक बोलते हैं ना कंपनी कमांडर की ड्यूटी, हमारा जो कंपनी कमांडर था वो छुट्टी पे था, एक लेफ्टिनेंट। मेरे को 9 महीने 8 महीने और 17 दिन हुए थे, मुझे आज भी याद है लगभग, और उसको 6 महीने हुए थे। कंपनी कमांडर की कुर्सी में बैठ के उसने मेरे को, लेकिन मेरा दिमाग उस समय बिल्कुल हाई पावर में था, उसने मेरे को बोला कि तेरे को तेरा जीना आराम कर दूंगा, 9 महीने हुआ नहीं तेरे को रेजिमेंट में आए, 9 महीने पहले तो बच्चा भी बाहर नहीं आता, तू कैसे ये कर रहा है? तो मैंने उसको यही बोला था, क्यों मैंने तो सोच लिया था कि हाँ अब नौकरी तो बहुत मुश्किल होगी, देखा जाएगा जो भी होगी। तो मैंने उसको यही जवाब दिया था कि इस रेजिमेंट की, जो इतनी पुरानी रेजिमेंट है, इतनी बड़ी असाल्ट रेजिमेंट थी मेरी, जिसमें इस रेजिमेंट की कदर है या इस रेजिमेंट की स्थितियाँ ऐसी हैं कि तुम्हें खुद को आए 6 महीने हुए हैं, तुम 6 महीने में आके और कंपनी कमांडर की कुर्सी में बैठ कर लेक्चर झाड़ रहे हो, और तुम्हारे से ज़्यादा सर्विस है। क्योंकि उस समय मेरी ट्रेनिंग लगभग 2 साल की हमारी ट्रेनिंग होती थी, 2 साल की मैं वहाँ ट्रेनिंग, उसके बाद मैंने दिल्ली आरडीपी परेड अटेंड की थी, और इस तरह मैं 3 साल में वहाँ, और मेरी सर्विस तकरीबन 3 साल और 8 महीने 17 दिन, यानी तकरीबन 4 साल होने वाली थी। और वो सिर्फ एनडीए वगैरह सब कुछ कर कर आके लेफ्टिनेंट था, जिसकी सर्विस 2 साल और कुछ महीने थी। तो मैंने उसको बताया कि परिस्थितियां हैं कि आज तू मुझे ये कह रहा है, लेकिन तेरी औकात नहीं है, और ना तेरी, मैं अगर मेरे को तो बोलते हैं ना पेट से बाहर नहीं निकला, तो मैं तो निकलने वाला हूँ, लेकिन तू तो अभी परिपक्व भी नहीं बना, तू भी पेट में ही है। क्योंकि उस समय मैंने धारण कर ही लिया था कि सज़ा तो मैंने खानी है, ऑलरेडी शारीरिक तो खा रहा हूँ, कागजी सज़ा मेरे को दे नहीं सकते थे। लेकिन भला हो, मुझे आज भी याद है हमारे सूबेदार मेजर बस्ती राम साहब, क्योंकि मेरे को गेट पे खड़ा कर दिया था, जहाँ से बोलते थे अब ये यहाँ नहीं सुधरेगा तो इसको बाहर गेट पे खड़ा कर दो, जहाँ सिविलियन देखें, फैमिली आए जाएं और इसकी और बेइज्जती हो। और हमारा सूबेदार मुझे आज भी याद है, पहाड़ साइड का था, खैनी खा के, यूँ खा के, नाम नहीं लेना चाहता, हो सकता है चले गए होंगे, वैसे तो अच्छे थे लेकिन डरपोक बहुत थे। और अरे यार कर ले शेखावत, हम लोग भी तो यहाँ तक ऐसे पहुँचे हैं। लेकिन मुझे याद है बस्ती राम सूबेदार मेजर, जिनके बच्चे भी अफसर हैं आर्मी में, उनकी अलग कहानी है, वो तो बताऊंगा, लेकिन बहुत अच्छे बंदे थे। और उन्होंने मेरे को वहाँ देखा, बोला हाँ शेखावत क्या बात है, क्यों खड़ा है यहाँ टार लगा के? मैंने बोला साहब पता नहीं, हम तो सपने सजो के आए थे कि हम यहाँ वर्दी पहनेंगे, देश की सेवा करेंगे, पता नहीं क्या क्या सपने थे। हमने पिताजी भी सूबेदार थे, हम देखते थे कि यार वास्तव में हमें भी स्टार लगेगा, हम भी देश सेवा करेंगे। लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि जाओ, वहाँ मेजर साहब है, उसका सिविल में 10 किलोमीटर घर था, साइकिल से बोले वहाँ जाओ, सिविल ड्रेस में जाओ और वहाँ जाकर सेवादारी करो। और वो सेवादार जो मेरे को बोला था, बोले जा आज तेरे को, मेरे को चार दिखाने ले गया था, तो बोला भाई क्या क्या करना है? बोले जाते ही सुबह पहले गार्डन में झाड़ू मारना है, फिर उसके बाद में भाई पानी खोल के सांप का पानी भरना है, उसके बाद बच्चे को सांप के को छोड़ कर आना है, बाजार से सब्जियां लानी है, और कमरे में डस्टिंग करके पोछा मारना है। उसके बाद मैं मैडम जो कि मतलब कपड़े कुपड़े नॉर्मल घिस घुस देगी, फिर उसको आपको पानी में निकाल कर धो धाकर वो टाकना है। मैंने कहा सर आप तो नायक हो, मेरे को आज भी याद है बंगाल का पीसी डे, इतना गिरा हुआ इंसान है, बहुत बड़ी स्टोरी है, वो तो मैं कभी अलग से बताऊंगा, क्योंकि सिविल में उसको क्वार्टर मिला हुआ था और वहीं से आता जाता था। और जब कंपनी में आता था तो लोग, जब हम नए नए गए थे तो वो सिविल ड्रेस में रहता था, तो उसको बोलते थे अरे डे साहब आओ। हमारे कोमल साहब था, मुझे आज भी याद है, हवलदार था उस समय, तो
हमारे सीएचएम बाकी लोग, क्योंकि वो तो अवगत थे कि ये कंपनी कमांडर का सहायक है। अरे डे भाई और बैठा। मैं सोचता था यार ये कौन है, फिर पता चला धीरे धीरे ये वही सहायक है जो गिरा हुआ इंसान फ्री की तनख्वाह ले रहा है, और उसकी जगह फिर मेरा जैसा सिपाही पिसा। जब मैंने बोला भाई मैं तो ये काम नहीं करूँगा, और नहीं करेगा तो फिर मेरे को यातनाएं झेलनी पड़ी। बहुत लंबी स्टोरी है। मैंने सोचा था कि कभी उस स्टोरी पर या मेरे जैसे और स्टोरी पर मैं कुछ एक बड़ा, चाहे वो फिल्म के तौर पर या एक बड़ा कुछ ऐसा देशवासियों के सामने रखूं, लेकिन हम मिडिल क्लास के लोगों की वही मजबूरी है कि मैं निकल कर आ गया। मैंने ये चैनल बनाया रविंद्र फौजी एक्स आर्मी RTF, और भी बहुत कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट तक मैं गया इस सिस्टम के लिए, लेकिन सब जगह वहाँ भी वकीलों ने, किसी ने 5 लाख मांगे, किसी ने 10 लाख मांगे, बड़े अच्छे वकील मिले नहीं। इतना फंड मेरे पास भी नहीं था। लोगों से मैंने मदद मांगी कि भाई करो थोड़ा थोड़ा, हम इस सिस्टम के साथ लड़ सकते हैं, लेकिन किसी का ज़मीर, हम साथ हैं कहने वाले बहुत थे, लेकिन किसी का ज़मीर जगा नहीं। और वो हमारी याचिका, जो वकील मैंने नॉर्मल जितना मेरे पैसे से कुछ लोगों से आए थे मेरे पास, और कुछ मैंने अपनी तनख्वाह से लोन उठाया, और उस वकील को धीरे धीरे देख के पूछा। लेकिन वो कहानी मैंने बताई थी कि फिर सरकार ने 2 साल उसको लटका के रखा केस को। फिर सरकारी एक अमित शाह के जो रहे हुए PA थे कि पता नहीं क्या रहे हुए थे, उनके UV ललित जी, जो वहाँ चीफ जस्टिस बैठे, 15 दिन में इतनी याचिकाओं को खारिज कर दी जिसमें हमारी भी थी। फिर मेरा विचार मैंने मन में तो किया कि सिस्टम के लिए कभी लगाएंगे, ये PIL लगाएंगे या फिर दोबारा केस लगाएंगे। लेकिन वही है कि कोई भी कहते सब हैं कि सर इस सिस्टम के लिए लड़ो, वो लड़ो, लेकिन किसी ने ये नहीं कि भाई हाँ हम मदद के तौर पर रविंद्र फौजी को 100, 500, 1000 रुपये भेजें, वो इकट्ठा हो, ढंग का वकील हो, ढंग की लड़ाई हो। लेकिन सब आने के बाद या तो भूल जाते हैं, फिर या तो उनका कोई बच्चा फंसता है या खुद जवान फंसता है, तो रविंद्र फौजी याद आता है, फिर उसकी मजबूरियाँ। तो ऐसे सिस्टम में रविंद्र फौजी क्या करें। जवान ने हालांकि मैंने बताया इस हिसाब से एप्लीकेशन लिख दी है। मैंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, दे दे। हाँ ये है कि पंगा लेना है तो दोस्तों आपको बॉडी स्ट्रक्चर से और माइंड से मजबूत रहना पड़ेगा। गलत रास्ते पर जाकर आप अपना नुकसान कर सकते हो, अपने घर वालों का। इस फौज का सुधार नहीं होगा। मजबूत रहोगे, जैसे मैंने वहाँ लड़ाई लड़ी, 7 दिन बड़ा पैक झेला, सब कुछ झेला। उसके बाद मैंने बोला कि नहीं जाऊँगा तो नहीं जाऊँगा। मेरे बाद 3 लोग जिन्होंने मना किया कि भाई ये नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं जाऊँगा। उन तीनों को जब देख लिया कि रविंद्र फौजी में बोला कितनी भी सजा दे दो, गर्दन काट दो, नहीं जाऊँगा, तो उन तीनों को भी कुछ नहीं कहा कि यार ढूंढो। फिर एक वहीं का नौकल सरदार जी, आज मुझे याद है, नायक था, और उसने खुद आके बोला कि मेरे को अगर मैं घर से आऊँगा जाऊँगा मेरे को भेज दो। बोले तो अच्छी बात है। फिर इस वॉलंटियर को भेज दिया। फिर हम लोग भी उस सिस्टम को, उसके बाद ज़िंदगी में किसी ने मेरे को दोबारा ये नहीं कहा, लेकिन बहुत यातिकाएँ मैंने झेली छुट्टी के लिए, और ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने झेली। लेकिन कुछ बोलते हैं ना, कुछ करनी और कुछ कर्मवती, कुछ किस्मत कि हमारे कुछ अच्छे अधिकारी आते रहे। और मैं तो इस मामले में मेरी रेजिमेंट को और मेरे अधिकारियों को ऐसा मानता हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो नौकरी करने के लायक भी नहीं थे। ये नहीं कि सारे अफसर खराब होते हैं, वार्स में, JCO में भी ऐसे गए गुजरे लोग होते हैं जो नौकरी करने के लायक नहीं होते, लेकिन उन लोगों को भी नौकरी करा दी। एक अलग किस्सा होगा, इसके लिए मैं अलग बताऊँगा आपको। लेकिन कहीं जैसे इस जवान के साथ किया जा रहा है, कहीं गधे भी होते हैं अफसर, वो नहीं देखते कि इस जवान का क्या हो जाएगा या जवान मर जाएगा। जैसे राजस्थान CTC में आपको याद होगा एक लड़का प्रभुदयाल, जिसने अपने आप को टाक दिया था सिस्टम से तंग आकर, और फिर हमारा जो इतना खून खोलता है कि हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन मैं तो कुछ करता हूँ, लेकिन वो कमेंट्स लिखने वाले, चाहे वो जय हिंद वाले हो, चाहे हम आपके साथ हों, या नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, आप क्या करते हो? क्या आपने कभी हमारा साथ दिया? मैं चाहता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन लोगों को लगता है सिस्टम की आवाज़ उठानी चाहिए, तो भैया, चाहे वो नेता हो, चाहे कोई बड़े अधिकारी, जो अच्छे लोग हैं, मेरे को पता है बुरे लोग तो उठाएंगे नहीं, बोलते हैं ना अच्छे लोगों की वजह से देश बर्बाद होता है, तो कम से कम वो अच्छे लोग आवाज़ उठा लें। आपको सही लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस चैनल को चलाने के लिए मैंने बता दिया, अगर कोई मदद करना चाहता है तो मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। ये मेरा फ़ोनपे, पेटीएम और व्हाट्सअप यही नंबर है। आप इससे हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हो, और व्हाट्सअप पर कोई सिचुएशन है तो वो भी भेज सकते हो, ताकि हम इस सिस्टम के लिए लड़ सकें और ये मजबूती को, चैनल को चला सकें, और कुछ ऐसा बड़ा कर सकें कि ये जो जवानों के साथ हो रहा है अन्याय अत्याचार बंद हो जाए।
बाकी मैं मेरे हिसाब से लड़ रहा हूँ। मुझे पता है कि यहाँ तक 100 में से एक आदमी यहाँ तक वीडियो तक पहुँचता है, लेकिन हम चाहते हैं कि वही एक आदमी एक एक करते करते जिस दिन 1000 भी हो गए ना, उस दिन हम इस देश की इस स्थिति को पलटने की मादा रखते हैं। और वो मैंने बताया समय आने पर करेंगे हम। बाकी इसके अलावा अगर ये नंबर है मेरा 612 642 612 642 33 600, ये मेरा SBI का अकाउंट नंबर है। IFSC कोड इसमें दिया हुआ है। आप इसके माध्यम से भी हमारी मदद कर सकते हो। रविंदर सिंह के नाम से है SBI अकाउंट। फिर कहता हूँ, बहुत से लोग अकाउंट नंबर देखते ही दिमाग खड़कता है या जो भी है, वो आप लोगों की इच्छा है। दो या न दो, वीडियो को जरूर शेयर कर देना और अच्छे सुझाव हो तो ज़रूर हमारे तक देना। नहीं तो आज इस जवान की बारी है, किसी दिन मेरी बारी थी, और आगे आने वाली पीढ़ी में हो सकता है आपकी, आपके भाई की, आपके बच्चे की, ये किसी और की बारी होगी। और ऐसा ना हो कि मैं झेल गया, ये न झेल पाए जैसे प्रभुदयाल ने झेला, या आपका बच्चा या आपका भाई न झेल पाए, उस दिन ज़मीन खिसक जाएगी आपके नीचे से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।